हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल योर टैक्स मित्र। अभी तक हम लोगों ने शेयर मार्केट के कंटेक्स्ट में 6 वीडियोस रिलीज़ की है, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट क्या है, उसमें किस तरीके के ट्रांजैक्शंस होते हैं, टैक्स कैसे लगता है, कैपिटल गेंस वगैरह सारा कुछ डिस्कस किया है। आज फाइनली जो मेन क्रक्स था हमारा ये सीरीज़ स्टार्ट करने का, जो था टैक्स प्लानिंग। जो हम लोगों का मेन मोटिव था कि आप लोगों को हम बताएं टैक्स प्लानिंग शेयर मार्केट में किस तरीके से करते हैं, क्या है, वो वीडियो हम आज रिलीज़ करने जा रहे हैं। तो सर, सबसे पहले कि टैक्स प्लानिंग क्या होता है और टैक्स प्लानिंग लीगली हम लोग शेयर मार्केट में कर सकते हैं या नहीं, वो हम लोग इन लोगों को थोड़ा बताते हैं। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सब व्यूअर्स को थैंक्स कहूँगा कि अभी तक हमारे जितने भी वीडियोज़ आए उसको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। मेरा और हम सबका मानना है कि अगर फिनेंशियल लिटरेसी और टैक्स लिटरेसी ये दो चीज़ वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी आपके पास पैसे आ रहे हैं, लेकिन अगर उसका सही टैक्स प्लानिंग आप नहीं करते हो तो वो पैसे जा भी सकते हैं। तो यही पर्पज़ से हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसमें हम आप लोगों को कहना चाहते हैं कि आप इक्विटी शेयर में अगर ट्रांजेक्शन करते हो तो आप करो, लेकिन एक टैक्स प्लानिंग करके करो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या टैक्स प्लानिंग करा जा सकता है? तो टैक्स प्लानिंग लीगली वैलिड है। आप आपके लीगल विद इन द फोर कॉर्नर ऑफ द लीगल आप आपके अफेयर्स इस तरह से अरेंज करोगे जिससे आपको टैक्स की मिनिमम इफेक्ट आए, जिसको हम कहेंगे आप सेव टैक्स सेव मनी। तो यही पर्पज़ से आज हम ये डिस्कशन को आगे ले जा रहे हैं। अभी तक हमने 6 वीडियो में आपको बताया कि किस तरह से आप शेयर बाज़ार में ट्रांजेक्शन कर सकते हो। आज की वीडियो में हम बताएंगे किस तरह से शेयर बाजार में से ट्रांजेक्शन करने के बाद आपके टैक्स को आप बचा सकते हो। सबसे बड़ा सर जो सवाल कॉमन मैन को अभी जनरली सभी को आएगा, सभी को, कि सपोज आईपीओ में तो सभी लोग अप्लाई करते हैं। अब किसी का आईपीओ लग गया, अलॉट हो गए शेयर्स, उसको लिस्टिंग डे पे 15,000 से 20,000 उसको प्रॉफिट हो रहा है। अब अगर वो ऐसा चाहता है कि मैं शेयर मार्केट से एग्जिट ले लूँ, मेरे को ये प्रॉफिट्स पर टैक्स नहीं भरना, ये 15,000 या 20,000 पूरा मेरा प्रॉफिट हो, इस पर मेरे को टैक्स ना लगे, तो ऐसा कोई प्लानिंग हो सकता है सर? आईपीओ का क्रेज़ अभी देखा जा रहा है और बहुत सारे आईपीओ में लोग हज़ारों लाखों की संख्या में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और मुनाफा भी कमा रहे हैं। 100% से ज़्यादा प्रीमियम आ रहा है। तो आईपीओ का फुल मीनिंग होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। अगर जब कंपनी नई नई मार्केट में आती है तब लोगों से, पब्लिक के पास से पैसे लेती है, जिसको हम इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं। अब लोग डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं और आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं और जिस दिन उनको अलॉटमेंट आता है, लिस्टिंग होता है, उस दिन प्रॉफिट होता है, लिस्टिंग गेन लेके वो लोग निकल जाते हैं। अब ये प्रॉफिट 10,000, 20,000, 50,000 इस तरह से आता है और उस पर टैक्स की लायबिलिटी किस तरह से आती है हमने प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया है। फिर भी हम ये टैक्स प्लानिंग के एंगल से आपको बताएंगे। जैसे शेयर बाजार में टिप्स दी जाती है, इस तरह से हम टैक्स प्लानिंग की टिप्स दे रहे हैं, किस तरह से आप आपके टैक्स को बचा सकते हैं। लेट अस इन केस ऑफ आईपीओ। तो जब आप आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते हो तो सबसे पहले ये ध्यान रखो कि आप आपके हर एक फैमिली मेम्बर के नाम पे डीमैट अकाउंट ओपन कराओ। जितने डीमैट अकाउंट ज़्यादा आपके पास होंगे, इतनी आपकी इनकम भी डिस्ट्रीब्यूट होगी, इतना आपका टैक्स भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी आपकी टैक्स की लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारी टिप्स ये रहेगी कि आप आईपीओ में जब इन्वेस्टमेंट करो तब उनके नाम पे इन्वेस्टमेंट करोगे जिसके नाम पे टैक्सेबल इनकम नहीं है। जैसे आपके फादर है, आपके मदर है, आपके ग्रैंड फादर है, ग्रैंड मदर है, या आपकी सिस्टर है, जो आईटी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं या करते हैं लेकिन उनकी इनकम 5 लाख से कम है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट आप ज़्यादा रखो। सेकंड, हो सके तो ये जो आईपीओ लिस्टिंग जो हो रहा है उसमें आप लॉन्ग टर्म होल्ड करो। अगर 12 महीने से ज़्यादा आप होल्ड करोगे तो उस पर जो टैक्स की लायबिलिटी है वो 10% जितनी आएगी। बेसिक एग्जम्पशन का बेनिफिट ले सकते हो। हर एक के लिए 2.5 लाख रुपये है, सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख रुपये हैं, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख है, वहाँ तक कोई टैक्स लगता ही नहीं है। तो आप उनमें प्रॉफिट बुक करोगे जिसमें टैक्स की लायबिलिटी कम आती है। सेकेंड क्वेश्चन है कि सर, आप सबसे पहले किसी को भी डिसाइड करना रहता है कि वो एक इन्वेस्टर है या ट्रेडर है। अब सपोज़ कि मेरा माइंडसेट इन्वेस्टर का ही है, मैं इन्वेस्टिंग के पर्पज़ से शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शंस कर रही हूँ, तो उस चीज़ में मैं टैक्स प्लानिंग किस तरीके से कर सकती हूँ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हर एक के माइंड में है। इनकम टैक्स में ये सालों से डिस्प्यूट चलता है कि
अभी हो क्या रहा है, अभी यंग जनरेशन जो है वो फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग करती है, फ्रीक्वेंट शेयर बाई करते हैं, फ्रीक्वेंट शेयर सेल करते हैं ना। क्वेश्चन आता है कि इसको हम बिजनेस गिने या इसको हम इन्वेस्टमेंट गिने। तो हमने हमारे आगे के वीडियो में आपको दिखाया है कि क्राइटेरिया है इंटेंशन, आपका इंटेंशन क्या है। तो सबसे पहले जब आप शेयर बाज़ार में एंट्री लो तो सबसे पहले डिसाइड ये करो कि आपको उसका बिजनेस करना है या इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस के बहुत सारे एक्सपेंसेस आपको अलाउ हो गए। आप ऑफिस का रेंट भी क्लेम कर सकते हो, आप पेट्रोल के खर्चे भी क्लेम कर सकते हो, अगर आपने कोई बंदा रखा है तो उसका सैलरी भी क्लेम कर सकते हो, और आप आपकी टैक्स की लायबिलिटी मिनिमाइज कर सकते हो। लेकिन वो सिचुएशन में आपको टैक्स लगेगा स्लैब के हिसाब से कि 2.5 से 5 लाख के बीच में 5%, 5 से 10 लाख के बीच में 20%, और 10 लाख के ऊपर अगर इनकम होगी तो 30% टैक्स लगेगा। अगर आप इन्वेस्टर हो तो फिर आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा कि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। अगर आपने वो शेयर्स 12 महीने से कम पीरियड में होल्ड किया तो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर कहलाओगे और उस पर 15% टैक्स लगेगा। अगर आप ज़्यादा पीरियड के लिए होल्ड करोगे तो 10% टैक्स लगेगा। तो आप ये माध्यम से हम आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहते हो कि आप सबसे पहले डिसाइड करो, एक प्लानिंग करो कि आप किस तरह से शेयर बाज़ार में ट्रांजेक्शन करना चाहते हो। अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन करना चाहते हो और आपके पास बहुत सारे वॉल्यूम है तो हम रेकमेंड करेंगे कि आप बिजनेस इनकम दिखाओ, क्योंकि आप उसमें सामने एक्सपेंस क्लेम कर सकोगे। अगर आप फ्रीक्वेंट बायर नहीं हो, ओकेजनली आप बाय करते हो, आपका पीरियड उसको होल्ड करना है, तो आप इन्वेस्टर बनो। तो सर इन्वेस्टर में मैं वही सोच रही हूँ कि इन्वेस्टर है तो इन्वेस्टर को सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो लॉन्ग टर्म में मिलता है जी। तो लॉन्ग टर्म में उसको किन तीन चार चीज़ों का बेनिफिट मिलता है? हाँ, सबसे पहले गवर्नमेंट ऐसा चाहती है और हम आगे की वीडियो में आपको दिखा चुके हैं कि आप हो सके तो आपको अगर वेल्थ क्रिएट करनी है तो आप है ना शेयर बाज़ार को इस तरह से मत लो कि आज इन्वेस्ट किया और कल हम प्रॉफिट करके निकल गए। आपने देखा होगा कि रियल वेल्थ कब क्रिएट होती है, जब आप शेयर लॉन्ग टर्म होल्ड करते हो। अगर 1981 में विप्रो में जिसने इन्वेस्टमेंट किया वो आज करोड़ रुपए का मालिक है। वो कब पॉसिबल है कि उसने वो शेयर्स को होल्ड किया ज़्यादातर। तो गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि आप उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करो। अब लॉन्ग टर्म होल्ड करना यानी 12 महीने से ज़्यादा। अगर 12 महीने से ज़्यादा आप होल्ड करते हो तो सबसे पहले तो टैक्स की लायबिलिटी मिनिमम है, यानी 10% ही है, जस्ट 10%। जो भी आप प्रॉफिट करते हो उसमें 10% ही टैक्स बनना है, और उसमें भी 1 लाख रुपये का आपको एग्जम्पशन दिया गया है। यानी अगर आपने शेयर्स बाय किए हैं 50,000 रुपये में और अभी 2 लाख में आप बेच रहे हो 12 महीने के बाद, तो 1 लाख तक तो आपको टैक्स बना ही नहीं है, 1 लाख गेन, यानी बाकी 50,000 पे ही आपको 10% टैक्स बना है। तो वेल्थ क्रिएशन के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपकी रियल वेल्थ क्रिएट होगी। और ये देखा गया है कि इक्विटी शेयर बाजार में जिसने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है, वॉरेन बफेट हो या राकेश झुनझुनवाला हो, वो सब लोगों ने तभी पैसे कमाए जब उन्होंने शेयर्स लॉन्ग टर्म होल्ड किया है। तो सबसे पहले वेल्थ क्रिएशन के लिए लॉन्ग टर्म होल्डिंग जरूरी है। सेकंड, आपको बेसिक एग्जाम्पशन मिलता है उसमें 1 लाख रुपये का, वो बेनिफिट भी आपको लेना चाहिए। थर्ड, उसमें जो टैक्स का रेट है वो 10% ही है, तो वो भी बेनिफिट आपको मिलेगा कि जब जो गेन होगा उस पर आपको खाली 10% ही टैक्स भरना है। ओके, सो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका 12 महीने का पीरियड ख़त्म होने में थोड़ा ही समय बाकी है तो फिर शेयर्स को सेल आउट ना कर दे, थोड़ा रुक जाए, 12 मंथ्स हो जाने दे और फिर जो गेन्स आते हैं उस पर ये बेनिफिट ले, राइट? हाँ, हमने ये भी देखा हुआ है कि लोग ये चीज़ें ध्यान में रखते नहीं है, और होता क्या है कि 11 महीने हो गए, 11 महीने तक उन्होंने धीरज रखी, अच्छा प्रॉफिट आता है और बेच डालते हो शेयर्स। पर अगर उन्होंने वही चीज़ 12 महीने के बाद बेची हो तो 1 लाख रुपये का एग्जम्पशन मिलता है और टैक्स रेट 10% हो जाता है, तो बहुत बड़ी अमाउंट टैक्स की वो बचा सकते हैं। यस, ऑफ कोर्स। अभी सपोज सर बहुत लोगों के पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स बहुत सारे इन्वेस्टमेंट पहले से करते आ रहे हैं। यंग जनरेशन की बात नहीं कर रही हूँ, पहले से लोगों को आदत है। अगर अब मेरे पापा ने या दादा ने शेयर्स में पहले से इन्वेस्टमेंट किया था, वो शेयर्स आज भी पड़े हैं मेरे पास, अभी उन पर मेरे को बहुत सारा प्रॉफिट आ रहा है, मैं अगर उनको सेल आउट कर रही हूँ तो सर ये वाले प्रॉफिट को मिनिमाइज़ करने के लिए कोई टिप या ऐसा कुछ है? पर्टिकुलर अपने गुजरात में, और गुजरात में देखा गया है कि अपने जो गुजराती है वो गुजराती शेयर बाज़ार में सालों से इन्वेस्टमेंट करते हैं। अपने बाप दादा, उसके ऊपर की पीढ़ी, वो लोग सबसे पहले जब भी उनको शेयर्स लगते थे वो उन्होंने संभाल रखे, वो लोग बेचते नहीं थे। अब हो सकता है नई जनरेशन को ये शेयर्स बेचने की ज़रूरत पड़े, तो उस टाइम उनको क्या ध्यान रखना है कि पहले ऐसा था 31/1/2018 पहले कि आप कितना भी मुनाफा कमाओ वो मुनाफे पे कोई भी टैक्स नहीं था। यानी अगर 12 महीने से ज़्यादा तुमने वो शेयर्स हेल्ड किए हो तो उस पर करोड़ों रुपए का प्रॉफिट हो तो भी टैक्स नहीं लगता था। देन 2018 के बजट में गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि भी इस पर टैक्स लगना चाहिए, तो उन्होंने एक ग्रैंड फादरिंग क्लोज ऐड किया। ग्रैंड फादरिंग क्लोज क्या है?
उसमें ऐसा कहा गया कि अगर आपका ओल्ड शेयर्स आपने लिए हैं और 31/1/2018 तक तुम्हारे पास वो पड़े हुए हैं और उसके बाद अगर तुम बेच रहे हो तो 31/1/2018 की अगर मार्केट वैल्यू तक आपको कोई गवर्नमेंट को टैक्स भरना नहीं है। मान लो तुम्हारे ये शेयर से 10-15 साल पहले 2010 के शेयर्स पड़े हुए तुम्हारे पास और 31/1/2018 के रोज़ उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए की है और आज जब आप बेच रहे हो उसकी वैल्यू 20 लाख रुपए है, तो 10 लाख तक आपको कोई भी टैक्स भरना नहीं है। 10 लाख और 20 लाख के बीच में 1 लाख का एग्जेम्पशन क्लेम करने के बाद जस्ट 10% आपको टैक्स भरना है। तो जब भी आप ओल्ड शेयर्स अगर बेचते हो, आप आपके कंसल्टेंट या सीए के साथ आप बैठो या खुद प्लानिंग करो कि सालों भर हम किस तरह से उसको बेचें तो ज़्यादा मुनाफा भी आए और हमारी टैक्स की लायबिलिटी भी कम आए। ओके तो मतलब सभी को ग्रैंडफादरिंग क्लॉज का बेनिफिट लेना ही चाहिए, राइट? अब सर अगर मेरा पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्सिफाइड है, मेरे पास लॉस मेकिंग शेयर्स भी है, प्रॉफिट मेकिंग शेयर्स भी है और कुछ शेयर्स ऐसे जिसमें बहुत सारा लॉस है, कुछ पे बहुत सारा प्रॉफिट है। सो ये लॉस मेकिंग शेयर्स का कोई बेनिफिट मैं ले सकती हूँ इनडायरेक्टली मैं टैक्स को मिनिमाइज करने के लिए? हमने ये देखा हुआ है कि लोग क्या करते हैं, जो लोग फ्रीक्वेंट ट्रेडर है या फ्रीक्वेंट इन्वेस्टर है जो कंटिन्यूस बेचते रहते या खरीदते रहते हैं, वो लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं लेकिन लॉस बुक नहीं करते हैं। अब होता क्या है, हमने देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर जब मार्च में हम देखते हैं तो उनका बहुत सारा प्रॉफिट होता है और उसमें उनको 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना आता है, लेकिन सामने उनके पोर्टफोलियो में इतने बहुत सारे शेयर्स ऐसे होते हैं कि जिनमें उन्हें ऑलरेडी लॉस होता है और लेकिन वो अनरियलाइज होता है, वो बेचते नहीं हैं। तो व्हाट वी रिकमेंड कि आप जो शेयर्स आप पे लॉस हुआ है, जो अनरियलाइज लॉस है, जिसको आपने अभी तक बेचे नहीं है, हम ये रिकमेंड करते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है तो उस शेयर्स को भी बेच डालो, तुम बेच के लॉस बुक कर दो। तो लॉस आप बुक करोगे तो प्रॉफिट के सामने वो लॉस सेटअप हो जाएगा और फिर वापस वही शेयर्स बाई कर लो। सेम डे बाई कर सकते हो, दूसरे दिन बाई कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं भी वो शेयर्स मुझे संभालने हैं अभी भी, तो वो शेयर्स को आप बाई भी कर सकते हो वापस। लेकिन आपका जो प्रॉफिट रियलाइज हो चुका है उसमें ये अनरियलाइज लॉस को भी आप बुक करके उसको सामने सेटअप कर सकते हो। मान लो कि आपको 10 लाख का प्रॉफिट अभी तक हो चुका है, उसमें आपको 15% टैक्स भरने का आ रहा है, सामने आपका 8 लाख का लॉस ऑलरेडी चौपड़े में पड़ा हुआ है, तो आप क्या करो, वो लॉस को अभी बुक कर लो, तो आपका प्रॉफिट कम हो गया और वही जो शेयर्स लॉस वाले उसको वापस बाई कर लो आप, तो आपको वो भी सेटिस्फेक्शन होगा कि शेयर्स मेरे हैं और आपको टैक्स भी कम भरना पड़ेगा। मतलब वो वाले शेयर्स में सेल आउट कर दूं, प्रॉफिट्स में कम कर लूं और फिर वापस से रिपर्चेस कर लूं, राइट? ओके अब सर मेरे को पास्ट में शेयर मार्केट में बहुत सारे लॉसेस हो चुके हैं, करंटली मैं लॉसेस इनकर कर रही हूँ, लेकिन मुझे अभी बने रहना है शेयर मार्केट में। ये लॉस जो मेरे को अभी तक हो चुके हैं और अभी भी मेरे को लॉस हो रहा है, तो इसका मैं कुछ मतलब फ्यूचर में अगर मेरे को प्रॉफिट हुआ तो एडवांटेज ले सकती हूँ? देखो, हम लोग हर चीज़ को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लॉस हो गया है, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन हम ये लॉस को फ्यूचर में एक अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। कैसे? अगर इस साल तुम्हें लॉस हो गया है और आप सोचते हो कि अब तो क्या रिटर्न फाइल करें, इतना बड़ा लॉस हुआ है, कई सारी स्क्रिप्ट हमारी नहीं चली है, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में तुम्हें प्रॉफिट होने वाला है, तो ये लॉस जो है शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। इसका रिटर्न तुम बिफोर ड्यू डेट फाइल कर दो और उसमें ही लॉस डिक्लेयर कर दो तुम, और जब फ्यूचर में 8 साल तक आपको जब भी प्रॉफिट बनता है आप उसको सेटअप कर सकते हो। मान लो कि आपको 2021 में 15 लाख का लॉस हुआ है और शॉर्ट टर्म है, और आपको ऐसा लग रहा है कि अभी भी ये जो तुम्हारे पास शेयर्स और पड़े हुए या नए तुम बाय करोगे उसमें इन फ्यूचर आपको प्रॉफिट होने वाला है, तो ये शॉर्ट टर्म लॉस को आप जो तुम्हारे फ्यूचर में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होना है उसके सामने आप सेटअप कर सकते हो और आपकी लायबिलिटी कम कर सकते हो। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर लॉस को आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो बिफोर ड्यू डेट आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए। ओके मतलब 8 साल तक मैं उस लॉस को विथ अगेंस्ट माय प्रॉफिट सेट ऑफ कर सकती हूँ और कैरी फॉरवर्ड कर सकती हूँ, जो लॉस मेरा बच जाता है वो वाला, ठीक है। सो ये सारे पॉइंट्स जो थे हमारे वो थे विथ रिस्पेक्ट टू टैक्स प्लानिंग। जो सर ने बोला बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, डिफरेंट डीमेट अकाउंट्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स, लॉन्ग टर्म का आप बेनिफिट लो, शॉर्ट टर्म की टैक्स प्लानिंग करो, फिर ये और एक अच्छा और भी है कि अगर आप हिंदू हो तो एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसको HUF कहा जाता है, जैसे इनकम टैक्स से क्या करा है, आप एक अलग एंटिटी हो, इस तरह से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF को एक अलग आइडेंटिटी दी गई है, यानी इनकम टैक्स के पर्पज़ से उसका एक अलग रिटर्न भी फाइल कर सकते हो, उसका अलग पान नंबर भी हो सकता है। तो हम ये रेकमेंड करेंगे कि अगर आप हिंदू हो तो आप HUF ओपन करो। HUF डिक्लेयर करना बहुत ही ईजी है,
आपकी वाइफ, आपके बच्चे के साथ आप एक HUF डिक्लेयर कर सकते हो, उसका नया पान नंबर ले सकते हो, उसका बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो, और बैंक अकाउंट ओपन करने के बाद आप उसका डीमेट अकाउंट ओपन कर दो। डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद HUF में पैसे एज ए लोन डाल के आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गेन ले सकते हो, और एक उसको भी 2.5 लाख का एग्जाम्पशन का बेनिफिट मिलेगा। तो आपके लिए तो एक फैमिली मेंबर जैसा हो गया, तो वो उसका 1 एडिशनल, तो उसका बेनिफिट भी आप ले सकते हो। और सर इस साल से एक और जो है डिविडेंड, अब तो हम लोगों को टैक्सेबल हो गया है। सपोज मेरे को डिविडेंड मिला 10,000 रुपये, वो मुझे टैक्सेबल होगा, राइट? तो अब उसके रिलेशन में कुछ ये लोग कर सकते हैं शेयर होल्डर्स? हाँ, अभी तक ऐसा था कि डिविडेंड पे टैक्स कंपनी भरती थी, यानी उसको बोलते थे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से गवर्नमेंट ने अब डिविडेंड इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर टैक्सेबल कर दिया। यानी अगर आपने कोई शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट किया है और वो कंपनी आपको डिविडेंड देती है तो आपको टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन अगर वो पैसे आपको इन्वेस्ट करने के लिए किसी के पास से आपने लोन ली है तो उसका इंटरेस्ट आप 20% तक क्लेम कर सकते हो, तो वो आपको बाद मिल जाएगा। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं होती है तो कंपनी आपको मेल करती है, उसमें आप फॉर्म नंबर 15G या 15H भी आप अटैच कर सकते हो, और वो कंपनी आपका TDS न काटे ऐसा भी आपको उसको रिक्वेस्ट कर सकते हो। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टैक्स प्लानिंग सर। एनी कंक्लूडिंग नोट? हमने जब ये सीरीज स्टार्ट की तब हमारा पर्पस ये था कि एज ए पार्ट ऑफ अवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ये लोगों तक मैसेज करना चाहते थे कि भी फिनेंशियल लिटरेसी और टैक्स लिटरेसी बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। और हम ये माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप आपके ट्रांजैक्शन का पहले से टैक्स प्लानिंग करो। देखो अभी AIS आ चुका है, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, तो आप कुछ भी हाइड नहीं कर सकते। आपके शेयर बाजार के या म्यूचुअल फंड के सब ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट को थर्ड पार्टी से मिल रहे हैं। तो ये सिचुएशन में बोलते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप ये चीज़ को समझो, थोड़ा टेक्निकल होता है लेकिन हमने ट्राई किया है, मैंने और CA शिफा ने, कि ये चीज़ों को हम आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको हम समझा सकते हैं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, तो हमारे मेल ID पे आप मेल कर सकते हो, आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।